हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने 10th क्लास के भूगोल सब्जेक्ट की बुक जिसका नाम है समकालीन भारत 2। इसका पहला चैप्टर जो कि है संसाधन एवं विकास, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक ही सेशन में इस पूरे चैप्टर को समझेंगे, इसलिए हमें टू द पॉइंट बात करनी है और एग्जाम ओरिएंटेड बात करनी है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, संसाधन एवं विकास, जो कि अपनी समकालीन भारत 2 इस बुक का पहला चैप्टर है। सबसे पहले देखते हैं कि संसाधन क्या होता है। संसाधन मतलब अपने पर्यावरण में उपलब्ध वो सारी वस्तुएं, अपने आसपास जो भी वस्तुएं हैं, यदि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, इसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि अपने धरती के अंदर कोई चीज है और वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन उसको निकालने के लिए या उसको साफ करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर वो संसाधन नहीं कहलाएगा। तो संसाधन वो जो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, उसके लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, वो आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। उसको निकालना, उसको साफ करना, उससे प्रोडक्ट बनाना आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि 5 रुपए की चीज बनाने में आपको हजारों रुपए लग जाए। साथ ही सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, समाज में उस चीज की मान्यता होनी चाहिए। तो संसाधन मतलब वो सभी वस्तु जो आवश्यकताओं को पूरा कर सके, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। अपने पर्यावरण में जो भी वस्तुएं उपलब्ध होती है उसको हम अपने काम में लेने के लिए कुछ रूपांतरण प्रक्रिया का सहयोग लेते हैं, जिसमें प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, ये तीनों ही पारस्परिक क्रिया करते हैं। मानव क्या करता है, संसाधनों का उपलब्धता कैसे सुनिश्चित करता है, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, आसान भाषा में मशीनों के माध्यम से प्रकृति के साथ क्रिया करता है। प्रकृति में जो भी उपलब्ध संसाधन है उसको निकालने को, उसको साफ करने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया को तेजी देने के लिए वो संस्थाओं का निर्माण करता है। तो प्रौद्योगिकी, प्रकृति और संस्थाएं, इन तीनों के आपसी सहयोग से ही कोई भी चीज संसाधन के रूप में मानव और अन्य जीवों के काम में आती है। अब इन संसाधनों का कुछ तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, कुछ तरीके से बंटवारा किया जाता है अलग अलग आधार पे। जैसे कि पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, वो किस तरह से पैदा हुआ है। इसमें हम 2 तरीके से संसाधनों को देखते हैं, एक है जैव, एक है अजैव। जैव मतलब जिसमें जीवन होता है और अजैव मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, यानी कि क्या वो निकट भविष्य में खत्म हो जाएंगे या फिर हमेशा ही चलते रहेंगे। तो इसमें 2 प्रकार है, एक तो है नवीकरणीय, मतलब बार बार उन्हें बनाया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है। दूसरा है अनवीकरणीय, वो निकट भविष्य में खत्म हो जाएंगे, जैसे कि कोयला। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, मतलब किसी भी संसाधन का स्वामी कौन होने वाला है। क्या वो एक व्यक्ति होगा तो संसाधन को बोला जाएगा व्यक्तिगत है। क्या वो सभी समुदाय का होगा, समाज में रहने वाले सभी लोगों का होगा, वो सामुदायिक कहलाएगा। क्या वो किसी एक देश का है तो राष्ट्र कहलाएगा। क्या वो पूरे विश्व का ही है तो वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। चौथा आधार है विकास के स्तर के आधार पर, यानी कि कोई भी संसाधन क्या अभी जमीन में ही है, हम उसका उपयोग नहीं ले सके, या फिर जमीन से उसको निकाल दिया गया है, उसको साफ करके उसका उत्पाद बना के हम उसका प्रयोग करते जा रहे हैं, तो उसके विकास के आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो उसमें है विकसित, संभावी, भंडार और संचित कोष। ये विकास के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं संसाधनों का विकास। संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमें हर चीज के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। हम जो सांस ले रहे हैं, ये जो हवा है, और हवा में ये जो ऑक्सीजन है, वो भी एक प्रकार का संसाधन है। हम जो भोजन कर रहे हैं, तो भोजन के लिए भूमि पर फसल लगाया जाएगा तो भूमि एक संसाधन है। फसल लगाने के लिए पानी दिया जा रहा है, बीज लगाए जा रहे हैं, सूर्य की रोशनी, ये सभी संसाधन है। तो मनुष्य के जीवन यापन के लिए संसाधन अति आवश्यक है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप एक अच्छा जीवन जी सको, उसके लिए संसाधन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब संसाधनों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ है। सामने जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और संसाधन उतने ही हैं, पानी उतना ही है, जमीन उतनी ही है, लेकिन सामने लोग बढ़ते जा रहे हैं, इनको उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए संसाधनों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, वो खत्म होते जा रहे हैं। तो इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं?
संसाधनों का ह्रास होता जा रहा है, संसाधन लगातार कम होते जा रहे हैं। समाज दो हिस्सों में बंट गया है, एक जिनके पास संसाधन है और दूसरा जिनके पास संसाधन नहीं है। तो एक है संसाधन संपन्न, इन्हें अमीर भी कहा जा सकता है, एक है संसाधनहीन जिन्हें गरीब कहा जा सकता है। इसके अलावा पर्यावरण पे बहुत ज्यादा संकट पैदा हो गया है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से, जैसे कि भूमंडलीय तापन बढ़ गया है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ओजोन परत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हालांकि ये वापस अपने ओरिजिनल लेवल पे आती जा रही है, लेकिन बीच में ओजोन परत बहुत ज्यादा क्षरण हो गई थी। तो पर्यावरण प्रदूषण है, भूमि का निम्नीकरण है, ये बहुत सारी पर्यावरणीय परेशानियां हमें झेलनी पड़ रही है। तो एक तरफ तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ओजोन परत खराब हो रही है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, बहुत सारी चीजें संसाधनों के अंधाधुंध शोषण की वजह से पैदा हो रही है। इसीलिए हमें सतत पोषणीय विकास की बात करनी पड़ती है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? हमें विकास तो करना पड़ेगा, लोगों का विकास करना पड़ेगा, लेकिन वो विकास करते समय हम संसाधनों का जब उपयोग कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें, इस तरह से करें कि आने वाली पीढ़ी का भी जरूरत का ध्यान रख सके। तो एक ऐसा आर्थिक विकास जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता हो, साथ ही भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत का भी ध्यान रखे, उसे क्या कहा जाता है? सतत पोषणीय विकास। अब सतत पोषणीय विकास की राह में बहुत सारे काम हुए हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट काम हुआ 1992 में, जिसे बोला जाता है पृथ्वी सम्मेलन। बहुत ही फेमस सम्मेलन है और इसे पर्यावरण की दिशा में उठाया गया पहला बड़ा कदम माना जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण का ध्यान रखना है और विकास भी करते जाना है, तो इसके लिए एक सम्मेलन हुआ। और ये किसके तत्वाधान में, किसके अंडर हुआ? ये संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन के अंडर हुआ। तो इसलिए इसको बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। और ये किस नाम से फेमस है? पृथ्वी सम्मेलन 1992। तो ये पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था, जून 1992 में हुआ। कहां पे हुआ? ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। यह चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 से भी ज्यादा देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन्होंने इसमें भाग लिया। इसका मेन उद्देश्य क्या था? पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण संरक्षण करना है, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना है। कि एक तरफ हम समाज का और आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो बीच में जो समस्या आती है उसको भी हटाते जाना है। विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों का मिला जुला रूप, इस राह में आगे बढ़ने के लिए पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए और जैव विविधता को बचाने के लिए, जैव विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हो, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हो, ये जैविक विविधता, जीवों में विविधता, तो इसको बचाने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। साथ ही वन सिद्धांत और एजेंडा 21, इस पर भी सहमति हुई। वन सिद्धांत मतलब वनों का संरक्षण करना है और वनों को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए बातें हुई। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट है, एजेंडा 21 यानी कि 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी कौन सी है? सन 2000 से लेकर 2100, ये 100 साल के बीच का समय कौन सा है? 21वीं शताब्दी है। तो इस 21वीं शताब्दी में अभी जो चल रही है उसमें हम सतत पोषणीय विकास कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए ये एक डॉक्यूमेंट है। तो ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एजेंडा 21 या एजेंडा 21 को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, उसके तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? सतत पोषणीय विकास हासिल करना, एक ऐसा आर्थिक विकास जो कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और आने वाली पीढ़ी की जरूरतों का ध्यान रखे। साथ ही विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी, रोगों आदि समस्याओं से निपटना है। इसमें एक बात कही गई है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। जो भी स्थानीय निकाय है, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, यानी कि छोटे से छोटे स्तर पर भी ये एजेंडा 21 तैयार किया जाए कि हम अपने क्षेत्र में कैसे सतत पोषणीय विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, संसाधन नियोजन को समझते हैं। यह था संसाधन संरक्षण से बात, अभी संसाधन नियोजन की बात करते हैं। संसाधन नियोजन मतलब हम कैसे संसाधनों की प्लानिंग करें, कैसे नियोजित रूप से हम संसाधनों का यूज करें। तो
इसमें संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की रणनीति अपनाई जाती है कि कैसे हम सोच समझकर उपयोग करें। भारत में संसाधन नियोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। भारत और भारत जैसे विकासशील देशों में तो संसाधनों को अच्छे तरीके से नियोजित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारत में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत ज्यादा विविधता है। मतलब भारत इतना बड़ा है कि किसी क्षेत्र में कोई संसाधन है और दूसरे ही क्षेत्र में वो संसाधन नहीं है। जैसे कि झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहां पर खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। वहीं राजस्थान में आपको कोयला कम मिलेगा, कुछ और क्षेत्रों में दूसरा खनिज की मात्रा कम है, किसी और क्षेत्र में किसी और खनिज की मात्रा ज्यादा है। तो इस प्रकार एक ही देश में यदि खनिजों की विविधता बहुत ज्यादा हो, उसकी उपलब्धता में विविधता बहुत ज्यादा हो, तो संसाधनों को प्लानिंग करके सोच समझकर विवेकपूर्ण उपयोग करने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश कहां है? भारत का जो सबसे उत्तर पूर्व में राज्य है अरुणाचल प्रदेश। वहां पर आपको पानी मिल जाएगा क्योंकि वहां पर प्रमुख रूप से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो वहां पानी मिल जाएगा। जल संसाधन की वहां प्रचुर मात्रा है, लेकिन वहां पर मूल विकास की कमी है। पानी है लेकिन मूल विकास की कमी है। मूल विकास मतलब सड़क नहीं है, या रेल मार्ग अभी इतने ज्यादा विकसित नहीं हुए क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, या पुल नहीं बने हुए हैं। तो ऐसा मूल विकास की यहां पर कमी है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पवन ऊर्जा आपको अच्छे से मिल जाएगी, सौर ऊर्जा की बहुत आयत है, लेकिन यहां पर जल संसाधन की कमी है। भारत में एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर एक पर्टिकुलर संसाधन तो उपलब्ध है, लेकिन वहीं पर दूसरे संसाधनों की हमें कमी देखने को मिलती है। इसीलिए हमें संसाधन नियोजन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बात करते हैं लद्दाख के शीत मरुस्थल की। लद्दाख का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय मतलब वहां रेत नहीं है, लेकिन वहां पर वनस्पति ज्यादा नहीं है, इसलिए उसे मरुस्थल बोला जाता है। वो ठंडा मरुस्थल है। तो वो सांस्कृतिक विरासत में धनी है। सांस्कृतिक रूप से, सभ्यता रूप से वहां पर बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, लेकिन वहां पर पानी की कमी है। आधारभूत अवसंरचना यानी कि रोड है, रेल पटरियां हैं, पुल है, इनकी कमी हमें देखने को मिलती है। तो संसाधनों की विविधता के कारण भारत में संसाधन नियोजन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब इस संसाधन नियोजन करने के 3 स्टेप है, 3 सोपान हैं। पहले स्टेप में क्या किया जाता है कि देश के अलग अलग प्रदेशों में संसाधनों की पहचान की जाती है और उनकी तालिका बनाई जाती है कि हाँ, राजस्थान में ये मिलता है, मध्य प्रदेश में ये मिलता है, त्रिपुरा में ये मिल रहा है, केरल में ये मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश में ये चीजें मिलती है। ऐसी तालिका बनाई जाती है। फिर क्षेत्रीय सर्वे किया जाता है कि हाँ, इस तरह से यहाँ पे ये संसाधन उपलब्ध है, इन संसाधनों की यहाँ पर कमी है। मानचित्र बनाया जाता है और संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाया जाता है कि राजस्थान में ये चीजें मिल रही है, तांबा मिल रहा है तो तांबा कितना मिल रहा है और किस क्वालिटी का मिल रहा है। झारखंड में कोयला मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, किस क्वालिटी का मिल रहा है। इस प्रकार से गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान भी लगाया जाता है। दूसरे स्टेप में, दूसरे सोपान में क्या किया जाता है? संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार कर दिया जाता है। मानचित्र बना दिया, सर्वे कर दिया, पता लगा लिया कि कितनी मात्रा है और किस क्वालिटी का है। उसके बाद उसको डेवलप करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से, कौशल के माध्यम से और संस्थानों के माध्यम से एक ढांचा तैयार किया जाता है कि हाँ, हम इस तरह से संसाधनों का विकास करने वाले हैं। लास्ट स्टेप में क्या किया जाता है कि संसाधन विकास की ये जो योजनाएं बनाई हैं दूसरे स्टेप में, और राष्ट्रीय विकास योजना में किस तरह से हम तालमेल बना सकते हैं। भाई, राष्ट्रीय विकास योजना राष्ट्रीय स्तर पर जो बनाई जाती है कि हम इस तरह से गरीबी को दूर करेंगे, बेरोजगारी को इस तरह से दूर करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम क्या क्या करने वाले हैं। ये जो हमने राष्ट्रीय विकास योजनाएं बनाई है और अभी हम संसाधन विकास की योजनाएं बना रहे हैं, उसके बीच में तालमेल कि इसका फायदा इसको हो और राष्ट्रीय विकास योजनाओं का फायदा इस संसाधन विकास योजनाओं को हो। तो इस प्रकार संसाधन नियोजन के ये 3 प्रमुख स्टेप है। अब बात करते हैं संसाधनों के संरक्षण से संबंधित। संसाधनों का विवेकहीन उपभोग। अभी हमने देखा कि यदि आप सोच समझकर उपभोग नहीं करोगे तो पर्यावरणीय समस्याएं भी आएगी और सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी हमें देखने को मिलेगी। इसीलिए संसाधनों को बचाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। संसाधनों को बचाने के लिए भूतकाल में बहुत सारे नेताओं और विचारकों ने बहुत सारी बातें बताई है। इसमें सबसे पहला नाम आता है अपने राष्ट्रपिता गांधी जी का। गांधी जी क्या करते थे? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है। गांधी जी कहते थे कि हमारे पास यानी कि पृथ्वी पर इतने संसाधन उपलब्ध है कि वो हर व्यक्ति की
आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, जरूरत की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति लालच में आके सारे ही संसाधनों का उपभोग करना चाहे, इसके लिए अपने पास संसाधन नहीं है। वो कहते थे कि संसाधनों की जो कमी हो रही है, संसाधनों का ये जो हास हो रहा है, उसके लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति और साथ ही ये जो नई नई आधुनिक टेक्नोलॉजी आ रही है, इसकी ये जो शोषणात्मक प्रवृत्ति है, वो जिम्मेदार है। वो कहते थे कि वर्तमान समय में ये जो संसाधनों का हास होता जा रहा है, इसकी कमी जो होती जा रही है, उसके लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति जिम्मेदार है। और जो नई टेक्नोलॉजी, नई प्रौद्योगिकी आ रही है, आधुनिक प्रौद्योगिकी आ रही है, ये जिस तरीके से शोषणात्मक तरीके से संसाधनों का शोषण कर रही है, वो संसाधनों के शोषण के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद 1968 में व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की क्लब ऑफ रोम ने, जो कि एक एनजीओ है, पूरे विश्व के स्तर पर ये संसाधनों का संरक्षण सही तरीके से किया जाए, इसकी वकालत की इस क्लब ऑफ रोम नामक एनजीओ ने। कब? 1968 में। इसमें 6 साल बाद 1974 में शुमेशर नामक एक व्यक्ति ने, महान व्यक्ति ने, अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इस पुस्तक में गांधी जी के दर्शन की पुनरावृत्ति की। इन्होंने एक बुक लिखी, सुमेशर जी ने, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, मतलब कम ही सुंदर है, कम ही अच्छा है। इस पुस्तक में गांधी जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए थे संसाधन संरक्षण से संबंधित, उसी की इन्होंने पुनरावृत्ति की। इसके बाद 1987 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, ब्रंटलैंड आयोग। कुछ लोगों की यह समिति थी जो कि पर्यावरण संरक्षण, संसाधन संरक्षण की बहुत डीप बात की। 1987 में ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा संसाधन संरक्षण में एक मूल योगदान दिया गया। इस ब्रंटलैंड आयोग ने 1987 में एक रिपोर्ट निकाली और इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे चलकर संसाधन संरक्षण को और मजबूती मिली। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं या सतत पोषणीय विकास की बात करते हैं, वो इस ब्रंटलैंड आयोग द्वारा ही प्रस्तुत की गई। बाद में ये रिपोर्ट एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई और उस पुस्तक का नाम है हमारा साझा भविष्य। इंग्लिश में इसे बोला जाता है अवर कॉमन फ्यूचर। और फिर 1992 में तो हमने देख ही लिया है, पृथ्वी सम्मेलन होता है, पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, जो कि संसाधनों के संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों को मिली जुली बात करता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट संसाधन को हम देख लेते हैं, भू संसाधन, भूमि संसाधन। तो भूमि संसाधन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति से प्राप्त है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? प्राकृतिक वनस्पति हो, वन्य जीवन हो, मानव जीवन हो, बहुत सारी अलग अलग आर्थिक क्रियाएं हो, ये सारी भूमि पर ही आधारित है। जो भी काम किया जा रहा है, आप घर बना रहे हो, खेती कर रहे हो, फैक्ट्री लगा रहे हो, पशु पक्षी जहां पर घूम रहे हैं, पेड़ जहां पर लग रहे हैं, वो सारा ही तो भूमि पर आधारित है। तो इसीलिए भू संसाधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपनी मूल आवश्यकताओं का लगभग 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। अपनी जो बेसिक आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, इसका करीब करीब 95% भाग हम भूमि से ही प्राप्त करते हैं। बात करते हैं भारत में भू आकृतिक क्षेत्र की, कि भारत में कितने क्षेत्र पर पहाड़ है, कितने हिस्से पर पठार है और कितने हिस्से पर मैदान है। अगर मैदान की बात की जाए तो भारत का पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 43% हिस्से पर मैदानी क्षेत्र है। मैदान मतलब ऐसा फ्लैट एरिया, समतल एरिया। और मैदान क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? मुख्य रूप से कृषि और उद्योगों के लिए मैदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है पर्वत। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 30% हिस्से पर पर्वत मिलेंगे आपको, जिसमें हिमालय हो गया, अरावली हो गया, सतपुड़ा, विंध्याचल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उत्तर पूर्व की पहाड़ियां, ये सारी पहाड़ियां शामिल है। तो 30% हिस्से पर पर्वत पाए जाते हैं। पर्वतों की महत्ता क्या है? यहां से 12मासी नदियां निकलती है, पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए पर्वतों की बहुत ज्यादा महत्ता है। बात करते हैं पठारी क्षेत्र की, कि भारत में कितने हिस्से पर पठारी क्षेत्र है। तो बचा हुआ यानी कि 27% हिस्से पर पठारी क्षेत्र है। पहाड़ और पठार में क्या अंतर होता है? ये पहाड़ है और ये पठार है। पहाड़ ऊपर से नुकीला टाइप का होता है, समझने के लिए बात कर रहे हैं हम, कि ऊपर में ज्यादा फ्लैट नहीं होगा, समतल नहीं होगा। वहीं पठार ऊपर उठेगा और ऊपर मैदानी हिस्सा बन जाएगा, ऊपर से समतल हिस्सा बन जाएगा। तो पठारी क्षेत्र 27% हिस्से पे है। पठारों की महत्ता क्या है? पठारों में मुख्य रूप से आपको अलग अलग प्रकार के खनिज मिल जाएंगे, जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीजें मिल जाएगी। और पठारी क्षेत्रों में आपको बड़ी मात्रा में वन भी देखने को मिल जाएंगे। तो हर भू आकृतिक क्षेत्र की अपनी अपनी महत्ता है और ये आंकड़े भारत के हैं।
बात करते हैं भारत में भूमि उपयोग की, मतलब कि भूमि उपयोग किस किस तरीके से होता है। एक एक करके हम देखते हैं। पहला उपयोग हो सकता है कि उस पे वन लगाए गए हो। दूसरा उपयोग यह है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब उस पे खेती नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि या तो वो बंजर और कृषि अयोग्य है, फसल उगा ही नहीं सकते, या फिर उस भूमि पर कुछ और बना दिया गया है, जैसे कि इमारतें बनाई गई हो, सड़क बनाए गए हो, अलग अलग उद्योग लगाए गए हो, तो यह कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है। कृषि के लिए अयोग्य भूमि कुछ और भी हो सकती है, जैसे कि किसी जमीन पर चारागाह उगा दिया गया हो परमानेंट रूप से, स्थायी चारागाह हो, तो फिर वो कृषि के लिए अयोग्य हो जाएगी। या वहां पर अलग अलग प्रकार के वृक्ष लगे हो, या छोटे छोटे बाग बगीचे लगे हो, या फिर वो कृषि योग्य बंजर भूमि है। एक तो बंजर भूमि ऐसी होती है जहां पर आप चाहकर भी खेती नहीं कर सकते, और एक भूमि होती है कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी कि उस जमीन पर 5 साल या 5 साल से ज्यादा समय तक खेती नहीं की गई हो, उसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है, कृषि योग्य बंजर भूमि। ऐसी बंजर भूमि जो कि खेती के योग्य है, लेकिन 5 या 5 साल से ज्यादा के लिए वहां पर खेती नहीं की गई है। फिर आता है पड़ती भूमि। पड़ती भूमि में 2 प्रकार की पड़ती भूमि है, एक है वर्तमान पड़ती भूमि और एक है पुरातन या अन्य पड़ती भूमि। ये पड़ती भूमि क्या है? वर्तमान पड़ती भूमि मतलब ऐसी जमीन जिस पर 1 या 1 से कम साल के लिए खेती नहीं की गई हो, 1 या 1 से कम साल के लिए वो ऐसी ही पड़ी है। अगर 1 से लेकर 5 साल के बीच में किसी जमीन पर खेती नहीं की जाएगी तो उसे बोला जाएगा पुरातन पड़ती, और अगर 5 साल से ज्यादा तक खेती नहीं की गई हो तो उसे क्या बोला जाएगा? कृषि योग्य बंजर भूमि। तो ये आंकड़े आपको पता होने चाहिए। फिर 5वां जो भूमि उपयोग है वो है शुद्ध या फिर नीवल बोया गया क्षेत्र। ये क्या होता है? किसान अपनी जितनी जमीन पर खेती करता है उसे बोला जाता है शुद्ध या फिर नीवल बोया गया क्षेत्र। जिस जमीन पर खेती की जाती है उसे बोला जाता है नीवल बोया गया क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अब इसमें एक आता है सकल कृषि क्षेत्र या सकल बोया गया क्षेत्र। अगर उस जमीन को आप एक बार फसल लेते हो और एक बार काउंट कर लेते हो तो वो हो जाएगा आपका नीवल बोया गया क्षेत्र। लेकिन यदि आप उस पर साल में 3 बार फसल लेते हो तो आपको उस जमीन को 3 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 3 बार जोड़ने पर जो आंकड़ा आ जाएगा वो कहलाएगा आपका सकल कृषित क्षेत्र। फॉर्मूला रूप में इसको देखें तो इस शुद्ध बोया गया क्षेत्र, नीवल बोया गया क्षेत्र में यदि 1 से अधिक बार बोया गया क्षेत्र जोड़ दोगे तो आ जाएगा आपका सकल कृषित क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भारत में भूमि उपयोग के प्रारूप की, कि भारत में मुख्य रूप से किस तरह से भूमि का उपयोग होता है। अब भूमि उपयोग किस तरीके से होता है, इसके लिए 2 कारक हमें देखने होते हैं, एक भौतिक कारक और एक है मानवीय कारक। भौतिक कारक मतलब वहां की भू आकृति कैसी है, क्या वहां पहाड़ है, क्या वहां पठार है, क्या वहां मैदान है। इस डेटा पे आधार पे तय होगा कि हम भूमि का उपयोग कैसे करेंगे। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में खेती न के बराबर होती है, वहीं मैदानी हिस्से में तो खेती ही होती है। इसी प्रकार जलवायु कैसी है, बहुत ज्यादा ठंड है या बहुत ज्यादा गर्मी है तो फिर खेती करना आसान नहीं रहेगा। और अगर मीडियम टाइप का टेम्परेचर या मीडियम टाइप की मध्यम दर्जे की बारिश और तापमान रहेगा तो फिर खेती आप अच्छे से कर सकते हो। मृदा का प्रकार कैसा है वहां पर, क्या बहुत ज्यादा अच्छी मिट्टी है तो फिर खेती होगी, खेती होगी तो फिर उद्योग होगा, या बहुत ज्यादा खराब मिट्टी है, लवण की मात्रा ज्यादा है, या सूखी मिट्टी है तो फिर वहां पर खेती और फिर उद्योग भी नहीं पनपेंगे। तो भूमि का उपयोग कैसे होगा उसके लिए पहला कारक है भौतिक कारक। दूसरा है मानवीय कारक, मतलब जनसंख्या घनत्व कैसा है, कितने लोग रहते हैं। अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो खेती ज्यादा होगी, उद्योग भी ज्यादा होंगे। प्रौद्योगिकी क्षमता कैसी है, आपके पास टेक्नोलॉजी कैसी है, मशीन कैसी है, उसके आधार पर भी तय होगा कि भूमि का उपयोग आप कैसे कर रहे हो। संस्कृति और सभ्यता कैसी है, किसी जगह पर पुराने समय से ही क्या काम होता आ रहा है, धीरे धीरे फिर वही काम चलता है। तो किसी भी क्षेत्र में भूमि उपयोग कैसी होगी उसका दूसरा कारक है मानवीय कारक। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के 93% 93% भाग के ही हमें भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। भारत का पूरा क्षेत्रफल करीब करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर, ये 100% हिस्सा हो गया। हमारे पास भारत में किस जमीन पे किस तरह का उपयोग हो रहा है उसके 93% भाग के ही आंकड़े उपलब्ध है। बाकी 7% हिस्से के आंकड़े हमें उपलब्ध क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो जो पूर्वोत्तर प्रांत है, पूर्वोत्तर मतलब भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें असम को छोड़कर
बाकी राज्यों में भूमि उपयोग के आंकड़े सही तरीके से नहीं पता है। और उत्तर में जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो कि पाक अधिकृत आता है या फिर चीन अधिकृत आता है, उसके आंकड़े भी, उसके भूमि उपयोग के आंकड़े भी हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 93%, 93% भाग के भू उपयोग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है, और उसमें भी 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। जो 93% हमें मिला है आंकड़ा, उसके 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। इसमें भी अलग अलग प्रकार की विविधता है, जैसे कि उत्तर भारत में पंजाब और हरियाणा में लगभग 80% भूमि पर खेती होती है, बहुत ज्यादा खेती होती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, तो यहां पर तो 10% से भी कम क्षेत्र पर खेती होती है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? या तो वो पहाड़ी क्षेत्र है या वहां की जलवायु इस तरह की है कि खेती को वो सपोर्ट नहीं करती है। तो भारत में भूमि उपयोग के आंकड़े और किस तरह से वो उपयोग हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा विविधता है। बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1952 की। इसके बाद इसको संशोधित भी किया है। 1988 में भी ये राष्ट्रीय वन नीति संशोधित होकर आई थी। ये क्या बात करती है? देश में वन कितने होंगे, किस प्रकार के होंगे, इस राष्ट्रीय वन नीति में यह बताया गया है। इसमें बोला गया है कि भारत की जितनी भी जमीन है उसके 33% हिस्से पर वन होना अनिवार्य है। पूरा 100% हिस्सा, इसका 1/3 हिस्सा यानी कि 33% हिस्से पर वन होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा वन होंगे तो हमारी पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा, पर्यावरण और मानव के बीच में ये जो तालमेल है वो बना रहेगा, पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। साथ ही वन जो है वो उसके आसपास में रहने वाले लाखों लोगों के लिए आजीविका भी प्रदान करते हैं। लकड़ियां हो गई, अन्य छोटे मोटे वन उत्पाद हो गए, गोंद हो गए, औषधियां हो गई, ये सारी चीजें आसपास, वनों के आसपास जो लोग रहते हैं वो उनको कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और मार्केट में बेचते हैं, तो उनकी आजीविका चलती है, उनका जीवन चल पाता है। बात करते हैं भूमि निम्नीकरण और उनके संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण मतलब अपनी भूमि खराब हो रही है, मिट्टी खराब हो रही है और हमें उन्हें बचाना है। तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। इंसानों के बहुत सारे क्रियाकलापों के कारण, जैसे कि हम वनों को काट दे रहे हैं, पेड़ों को काट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूमि में रसायन डाल रहे हैं, उद्योगों से जो पानी निकल रहा है उसको बिना साफ किए ऐसे ही मिट्टी या नदियों में डाल देते हैं। इसकी वजह से भूमि और मिट्टी का निम्नीकरण होता है। तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण भूमि का निम्नीकरण होता है। साथ ही भूमि को जो नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतें हैं, जैसे कि अगर बाढ़ आ जाती है किसी क्षेत्र में और वहां पर पेड़ है, तो पेड़ की वजह से वो जो बाढ़ का ज्यादा पानी है वो जमीन के अंदर फिल्टर होकर चला जाएगा, नीचे नीचे रिसता जाएगा, साथ ही उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, तो बाढ़ का इफेक्ट इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, मिट्टी का कटाव रुक जाएगा। लेकिन मानव क्या कर रहा है? उन पेड़ों को, उन वनों को काट दे रहा है। इसकी वजह से बाढ़ का पानी बहुत तेजी से फ्लो होता है, आगे जाता है और जान माल की बड़ी मात्रा में हानि करता है, मिट्टी का कटाव करता है। तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? किन कारणों की वजह से मुख्य रूप से भूमि का निम्नीकरण होता है? पहला कारण है अति पशुचारण, मतलब बहुत ज्यादा पशुओं द्वारा घास का चरना। घास ज्यादा चरेंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी? खुली हो जाएगी। थोड़ा सा भी पानी आया, हवा आई, मिट्टी कट के चली जाएगी। तो ये अति पशुचारण, जो कि मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन राज्यों में अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण बड़ी मात्रा में हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारक है सिंचाई। बहुत ज्यादा सिंचाई मतलब कृत्रिम रूप से आप खेतों में पानी पिला रहे हो। अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी पिलाते हो तो उस जल भराव की वजह से मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, लवणता बढ़ जाती है, धीरे धीरे वो मिट्टी अनउपजाऊ होती है, भूमि का निम्नीकरण बढ़ जाता है। तो सिंचाई ज्यादा करोगे, जल भराव हो जाएगा, जल भराव होने की वजह से मिट्टी में लवणता बढ़ जाएगी। मुख्य रूप से पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां पर खेती ज्यादा होती है, वहां पर यह समस्या हमें देखने को मिल रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारक है खनन की प्रक्रियाएं। जिन क्षेत्रों में खनिज जमीन से ज्यादा निकाला जाता है वहां पर भी धीरे धीरे भूमि निम्नीकरण हमें देखने को मिल रहा है। मुख्य रूप से जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इन क्षेत्रों में खनिज की वजह से भूमि निम्नीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है। जो सीमेंट उद्योग है उसमें चूना पत्थर का बड़ी मात्रा में उपयोग लिया जाता है। जब चूना पत्थर का धुआं उड़ता है तो वो मिट्टी पे ऊपर बैठ जाता है और पानी उस मिट्टी से नीचे नहीं जा पाता है और अंदर पानी की कमी हो जाती है।
साथ ही वायुमंडल में भी धूल का फैलाव होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। साथ ही औद्योगिक जल निकास, जो फैक्ट्रियां होती है, जो बड़े बड़े केमिकल्स यूज करती है, हानिकारक तत्वों का यूज करती है, वो उनका यूज करके ऐसे ही बिना पानी को साफ किए आसपास की जल में डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं, तालाबों में डाल देते हैं। फिर धीरे धीरे वो मिट्टी को भी खराब करता है वो पानी। तो इसकी वजह से जल प्रदूषण तो होता ही होता है, भूमि प्रदूषण, भूमि का निम्नीकरण भी हमें देखने को मिलता है। तो इसको सुलझाने के तरीके क्या है, हम क्या करें कि भूमि निम्नीकरण को हम बचा सकते हैं? पहला इंपॉर्टेंट कारक है वन रोपण करो, ज्यादा से ज्यादा वन लगाओ। दूसरा तरीका है आप सूखे क्षेत्रों में भूमि कटाव को रोको। सूखे क्षेत्र में जहां पर बारिश ज्यादा नहीं होती है, मिट्टी सूखी है, थोड़ा सा भी हवा चले या पानी आ जाए तो मिट्टी का कटाव हो जाएगा। तो यहां पर आपको भूमि का कटाव होने से रोकना है। कैसे रोकोगे? पेड़ों की रक्षक मेखला लगाओ, बहुत सारे पेड़ लगाओ। पशु चारण पर नियंत्रण करो। छोटी छोटी जो घास होती है इन क्षेत्रों में, पशु इनको खा जाते हैं तो वापस आपकी मिट्टी खुली हो जाएगी। तो इस खुली मिट्टी को बचाना है तो हमें पशु चारण को रोकना पड़ेगा। साथ ही जो रेत के टीले होते हैं वहां पर अनुकूल झाड़ियां लगाओ ताकि रेत के टीले आगे ना बढ़े। रेत के टीले जब आगे बढ़ते हैं तो जो उपजाऊ भूमि होती है उस पर वो जब जम जाते हैं तो उस उपजाऊ भूमि को भी वो निम्नीकृत कर देते हैं। तीसरा तरीका आप अपना सकते हैं बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करके। चौथा है खनन पर आप नियंत्रण करो। बहुत सारे जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार ही खनन करो। पांचवा है औद्योगिक जल का परिष्करण करके, यानी कि उसको साफ करके ही फिर आसपास की जो नदियां हैं, तालाब है, उसमें निकाला जाए। बात करते हैं नेक्स्ट संसाधन, मृदा संसाधन की। अभी हमने भूमि संसाधन देखा, अभी एक और संसाधन हम देख लेते हैं, मृदा संसाधन। आसान भाषा में कहे तो मिट्टी। तो मिट्टी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय मतलब बार बार बनती ही रहती है। प्राकृतिक संसाधन है मतलब प्रकृति से हमें मिलती है। और एक ये जीवंत तंत्र है। जीवंत तंत्र कैसे है? इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव रहते हैं। मिट्टी नई नई बनती रहती है, मिट्टी खराब होती रहती है, मिट्टी मरती रहती है और वापस नई मिट्टी बनती रहती है। इस प्रकार मिट्टी एक जीवन तंत्र है और ये पौधों के विकास का माध्यम है। पौधे मुख्य रूप से मिट्टी पर ही उगते हैं और इन्हीं पौधों से फिर जीव जंतु और मानव जिंदा रह पाते हैं। कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों साल लग जाते हैं। आप कुछ सेंटीमीटर मिट्टी की बात करते हैं तो इसको बनने में भी लाखों साल लगते हैं। बहुत स्लो प्रोसेस है। इसीलिए मिट्टी को बचाना भी, मिट्टी का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले देखते हैं मृदा बनने की प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन कौन से हैं। कौन कौन से कारक है जो कि मृदा बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? 5 इंपॉर्टेंट कारक है। एक तो उच्चावच। उच्चावच मतलब पहाड़ है, पठार है, मैदान है। दूसरा है जनक शैल या संस्तर शैल, मतलब वो किस चट्टान से बन रही है। तीसरा है जलवायु, मतलब क्या वो सूखे क्षेत्र में मिट्टी बन रही है या गीले क्षेत्र में बन रही है, उस हिसाब से मिट्टी की क्वालिटी होगी। चौथा है वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ। पेड़ पौधे वाले क्षेत्र में मिट्टी बन रही होगी तो उसका रंग जो होगा वो गहरा होगा और उसमें प्राकृतिक जो वनस्पति है वो ज्यादा होगी, जैव पदार्थ भी ज्यादा होंगे। पांचवा है समय। कोई मिट्टी कितनी पुरानी है उस हिसाब से तय होगा कि वो कितनी उपजाऊ है। तो ये 5 कारक है जो कि मुख्य रूप से मिट्टी बनने को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है उच्चावच। उच्चावच मतलब पहाड़ है, मैदान है, पठार है। दूसरा है जलवायु, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा सूखा है या बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा गर्म है। फिर है आपके जो प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, जैव पदार्थ कैसा है। नेक्स्ट फैक्टर है आपका समय कैसा है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मिट्टी बनने को प्रभावित करते हैं। एक है आपका जनक शैल, यानी कि किस चट्टान से वो मिट्टी बनती है। जैसी चट्टान होगी वैसी मिट्टी होगी। तो अब मिट्टी का मुख्य रूप से हमें वर्गीकरण देखना है कि मिट्टी को हम किस तरह से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। किस आधार पर बांट सकते हैं? उसका रंग कैसा है, गहराई कैसी है, मोटी है या पतली है, उसकी आयु कैसी है, पुरानी है या नई है, उसमें रासायनिक गुण कैसे हैं, भौतिक गुण कैसे हैं, उसके आधार पर मुख्य रूप से भारत की मिट्टियों को 6 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, ये एक ही नाम है। लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और वन मिट्टी। ये मृदा और मिट्टी एक ही बात है। तो इस मैप में आप देख सकते हो कि भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी मिट्टी कहां पर मिलती है। जैसे कि ये जो काला कलर किया हुआ है ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, गुजरात वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुख्य रूप से ये वाला क्षेत्र है। ये जो लाल कलर किया हुआ है ये लाल और पीली मिट्टी है, मुख्य रूप से ये जो उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया,
आपका झारखंड छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र हो गया, दक्षिण में भी बहुत सारे क्षेत्रों में आपको लाल मिट्टी मिलेगी। ये जो हरा कलर आप देख रहे हैं ये जलोढ़ मिट्टी का है। तो इस प्रकार से हमें बात करनी है इन 6 मिट्टियों की कि इनकी प्रमुख गुण धर्म क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, किन किन क्षेत्रों में ये मिलती है, किस किस फसल के लिए बढ़िया रहती है। तो एक एक करके हम समझते हैं। पहला है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मतलब नदियों के जल के माध्यम से जो मिट्टी बहाकर लाई गई है वो जलोढ़ मृदा है। तो भारत में ये विस्तृत रूप से फैली है, बड़े क्षेत्र में फैली है। प्रमुख रूप से ये उत्तरी मैदान में, इस मैप में आप देख सकते हो कि ये उत्तरी मैदान में प्रमुख रूप से जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल जाएगी। और यहां पर कैसे बनी है ये, हिमालय की जो 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, कौन कौन सी, सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में बहती है, उसके द्वारा जो निक्षेप लाए गए हैं, उसके द्वारा जो मलबा लाया गया है, उसी के माध्यम से ये मिट्टी बनी है। इसके अलावा राजस्थान में एक संकरे गलियारे के माध्यम से गुजरात तक फैली है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जहां नदियां बहती है वहां पर आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल जाएगी। साथ ही दक्षिण भारत में पूर्व की तरफ जो पूर्वी तटीय मैदान है वहां पर जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका जो डेल्टा है, इनका जो मलबा है, वहां पर आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल जाएगी। अब ये जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की है। किस आधार पर, आयु के आधार पर। जो नई मिट्टी है उसे खादर कहते हैं, जो पुरानी मिट्टी है वो बांगर कहते हैं। खादर मिट्टी जो है इसमें महीन कण ज्यादा है और बांगर मिट्टी में आपको कंकड़ यानी कि मोटी मिट्टी ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये खादर जो है चूंकि नई है तो ये ज्यादा उपजाऊ है। ये जलोढ़ मिट्टी है, ओवरऑल हम देखें तो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो इसमें खेती गहन तरीके से की जा सकती है, जैसे कि उत्तर भारत में की ही जाती है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार वाले क्षेत्र में। इसीलिए यहां पर जनसंख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जनसंख्या घनत्व आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अधिकतर जो जलोढ़ मिट्टी है वो पोटास है, फास्फोरस है, चूना है, इसमें अमीर होती है। मतलब जलोढ़ मिट्टी में, अधिकतर जलोढ़ मिट्टी में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। प्रमुख रूप से कौन सी फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ रहती है, गन्ना है, चावल है, गेहूं है, अन्य अनाज है, दाल की फसल के लिए ये जलोढ़ मिट्टी बढ़िया रहती है। आपको जानकारी होगी कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गेहूं, चावल, गन्ना के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरे प्रकार की मिट्टी है काली मृदा, काली मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका रंग काला है। ये कपास की खेती के लिए बढ़िया रहती है। कपास मतलब रुई की खेती के लिए काली मिट्टी बढ़िया रहती है। इसीलिए इस काली मिट्टी को काली कपास मृदा, काली कलर, और चूंकि कपास के लिए बढ़िया है तो काली कपास मृदा भी इसे कहा जाता है। मुख्य रूप से ये दक्कन का पठार कहां पर है, दक्षिण में। भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है उसका उत्तरी वाला हिस्सा, ओवरऑल कहे तो दक्षिण वाला हिस्सा, दक्कन के पठार में जो बेसाल्ट क्षेत्र है, जो लावा वाला क्षेत्र है, वहां पर आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। और उसमें भी जो उत्तर पश्चिमी भाग है, मतलब गुजरात है, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, महाराष्ट्र का उत्तरी हिस्सा है, यहां पर आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पे आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दक्षिण में कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, इनकी घाटियों में भी आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। महीन कण बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत बारीक कण होते हैं और नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा है। पानी को ये लंबे समय तक अपने अंदर रोक के रख सकती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना ये बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि हमें 6 मिट्टियों में ये कौन कौन से रासायनिक तत्व है और छोटी छोटी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले बड़ी बड़ी बातें हमें समझनी है। इसको याद करने जाओगे तो भूलने के चांस बनेंगे, तो इसको हमें लास्ट में समय बचे तो याद करना है। गर्म और जब शुष्क मौसम आएगा तो इस मिट्टी में दरार आ जाएगी, क्योंकि ये सूख जाएगी। तो दरार आ गई तो इसमें वायु अच्छी तरीके से मिल जाएगी, हवा मिल जाएगी, और जब वापस इसमें पानी मिल जाएगा, बारिश आ जाएगी, तो ये वापस फूल जाएगी और चिपचिपी हो जाएगी। इससे जोतना मुश्किल हो जाता है, यानी कि हल चलाना ट्रैक्टर के माध्यम से या हाथ के माध्यम से हल चलाना मुश्किल होता है। इसीलिए जब बारिश आ जाए उससे पहले ही इसकी जोताई शुरू कर दी जाती है। तीसरी मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी। नाम से ही समझ में आता है, इसका कलर लाल भी है और इसका पीला भी है। लाल कलर का कारण क्यों है? क्योंकि ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में जो लोह धातु का प्रसार होता है उसकी वजह से बनती है। जिसमें लोह धातु होगा उसका कलर लाल ही होगा। और यही लाल मिट्टी में जब पानी चला जाता है, यानी कि जल योजन हो जाता है, तो इसका कलर पीला हो जाता है। यानी कि ये मिट्टी एक ही है। ये मुख्य रूप से जो दक्कन पठार का पूर्वी हिस्सा है या दक्षिणी हिस्सों के जो कम वर्षा वाले भाग है वहां पर होती है। जो दक्कन का पठार है उसका
पूर्वी वाला हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा, और वहां पर जहां पर बारिश कम होती है वहां पर आपको लाल और पीली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा मैदान का जो मध्य हिस्सा है उसका दक्षिणी छोर पर, पश्चिमी घाट में, पहाड़ी पर आपको ये लाल और पीली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, ये लेटेराइट क्या है। लेटेराइट ग्रीस भाषा का एक शब्द है लेटर, और इसका मतलब है ईंट। तो मुख्य रूप से इस मिट्टी से ईंट बनाई जाती है। इसका निर्माण कैसे होता है? अगर किसी जगह पर तापमान भी ज्यादा हो और बारिश भी ज्यादा हो, तापमान बारिश ऐसा चलता रहे क्रमबद्ध रूप से, तो वहां पर मिट्टी कैसी बनेगी? लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जहां पर गर्मी है और जहां गर्मी से थोड़ी सी कम गर्मी है, उन क्षेत्रों में जहां पर आर्द्रता भी बनी रहती है और शुष्कता भी बनी रहती है, उसमें क्रमबद्ध रूप से चेंज होने की वजह से ये लेटेराइट मिट्टी मिलती है। और जब भारी वर्षा होती है तब जो मिट्टी के ऊपर के जो पोषक तत्व है वो निक्षालित होके यानी लीचिंग होके अंदर बह के जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो मुख्य रूप से ये मिट्टी क्या है? अनुपजाऊ है। तो इसमें गहरी है और ये अम्लीयता ज्यादा है। एक होता है क्षारीयता, एक होता है अम्लीयता। तो ये मिट्टी मुख्य रूप से अम्लीयता है और इसमें पोषक तत्वों की हमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि पोषक तत्वों का तो निक्षालन हो गया है, वो जमीन के नीचे चली गई है। मुख्य रूप से दक्षिण राज्यों में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को मिल जाएगी। मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगी। तो जिस क्षेत्र में अगर ये मिट्टी बन गई और वहां पर पर्णपाती और सदाबहार वन हो गए तो ह्यूमस मिलेगा। मतलब सदाबहार वन मतलब हमेशा हरे भरे रहने वाले, और पर्णपाती मतलब जो पत्ते गिराते हो। तो अगर ये मिट्टी उस क्षेत्र में बन गई जहां पर सदाबहार वन है, जहां पर पर्णपाती वन है, तो फिर इनके पत्तियों के गिरने से ये मिट्टी में ह्यूमस मतलब ये जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका सड़ा गला हिस्सा ह्यूमस कहलाता है। तो ये ह्यूमस इसमें मिल जाएगा। लेकिन जिस क्षेत्र में वनस्पति कम है, पेड़ पौधे कम है और शुष्कता ज्यादा है, उसमें ह्यूमस कम मिलेगा। ह्यूमस मतलब पेड़ पौधों का सड़ा गला हिस्सा। लेकिन फिर भी इस मिट्टी के अनुपजाऊ होने के बावजूद भी मृदा संरक्षण की तकनीक अपनाकर कुछ क्षेत्रों में अच्छी अच्छी फसल उगाई जाती है। जैसे कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सबसे दक्षिण में यहां पर चाय और कॉफी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है इसी मिट्टी पर। और आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में इस लाल लेटेराइट मिट्टी पर तो काजू उगाए जाते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो काजू के लिए दक्षिण भारत में मुख्य रूप से किस मिट्टी का उपयोग होता है? तो लाल लेटेराइट मिट्टी का। नेक्स्ट मिट्टी है अपनी मरुस्थलीय मृदा। नाम से ही समझ में आता है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में सूखी मिट्टी होती है, बालू की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है, वो मरुस्थलीय मृदा है। तो इसका मुख्य रूप से रंग कैसा होता है? लाल और भूरा। मुख्य रूप से ये रेतीली होती है और इसमें लवणीयता की मात्रा ज्यादा होती है, नमक ज्यादा होता है। और कुछ क्षेत्रों में तो नमक इतना ज्यादा होता है कि सूर्य के तापमान के माध्यम से वाष्पीकरण करवाकर, यानी कि पानी को उड़ाकर जो बचा हुआ हिस्सा है यानी कि नमक, वो बनाया जाता है। तो कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि झीलों से जल को वाष्पीकृत करा के खाने का नमक भी बनाया जाता है। तो चूंकि इस क्षेत्र में जलवायु सूखी है, बारिश कम है, तापमान ज्यादा है, तो जल वाष्प ज्यादा होगा और मृदा में ह्यूमस और नमी कम होगी। सूखा क्षेत्र है तो वनस्पति होगी नहीं, वनस्पति होगी नहीं तो ह्यूमस भी नहीं होगा। सूखा क्षेत्र है यानी कि बारिश नहीं हो रही है, तो बारिश नहीं हो रही है तो मिट्टी में नमी की मात्रा भी आपको कम देखने को मिलेगी। आप अगर इस मिट्टी के नीचे की तरफ देखोगे तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे मिट्टी की तरफ नीचे की तरफ जाओगे आप, कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाएगी और इस कैल्शियम की मात्रा बढ़ने की वजह से इस मिट्टी के नीचे आपको कंकड़ मिलेंगे। तो नीचे कंकड़ है, ऊपर मिट्टी है। आपने थोड़ा सा भी पानी पिलाया तो कंकड़ की वजह से वो नीचे नहीं जा पाएगा, तो थोड़ा सा भी पानी पिला दो तो खेती फिर अच्छे से हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें जल का इनफिल्ट्रेशन मतलब जल का अंतःस्यंदन अवरुद्ध हो जाता है। मिट्टी के अंदर एक हद से नीचे पानी नहीं जा पाता है। नेक्स्ट मिट्टी है वन मृदा। नाम से ही समझ में आता है कि जिन क्षेत्रों में आपको वन देखने को मिलेंगे वहां पर ये वन मृदा देखने को मिल जाएगी। मुख्य रूप से पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर पर्याप्त रूप से वन पाए जाते हैं वहां पर वन मृदा देखने को मिलेगी। अब वो वन किस तरह के हैं, बहुत ज्यादा घने हैं या विरल है, उसके हिसाब से इस मृदा की क्वालिटी, मृदा का गुणधर्म बदलता जाएगा। जैसे कि जो नदी घाटियां हैं
यानी कि पहाड़ी का जो ये नीचे वाला क्षेत्र है, यहां पर अलग प्रकार की वन मृदा मिलेगी जो कि दोमट और सिल्टदार होगी। वहीं जो ऊपरी ढाल होगी, यहां पर आपको मोटे कणों की मिट्टी देखने को मिलेगी। तो वन मृदा भी पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार अपनी क्वालिटी बदलती है। बात करते हैं मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण की। मिट्टी के बारे में बात कर ली। अब मिट्टी का निम्नीकरण को मुख्य रूप से कहा जाता है मृदा अपरदन या मृदा का कटाव। तो एक एक करके हम देखते हैं। मृदा अपरदन क्या होती है? मृदा का कटाव होना और मृदा का बहाव होना, जो कि मुख्य रूप से जल के तेज बहाव और तेज हवाओं के माध्यम से होता है। मृदा का बनना और इसका अपरदन आमतौर पर साथ साथ दोनों में संतुलन बना रहता है। मिट्टी बनती है, उसका कटाव होता जाता है। यह प्रकृति में अपने आप संतुलित तरीके से होता जा रहा है। मिट्टी बन रही है, कटाव हो रहा है, मिट्टी बन रही है, कटाव हो रहा है। लेकिन मानवीय क्रियाकलापों के कारण इसके जो कटने की दर है वो बढ़ जाती है, तो वहां पर हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मानवीय क्रियाएं जैसे कि वनों को काटना है, पशुचारण बहुत ज्यादा करवाना है, या खनन बहुत तेजी से बहुत ज्यादा करना है, इसकी वजह से ये जो मृदा का बनना और अपरदन, ये जो संतुलन बना हुआ था वो भंग हो जाता है, वो खराब हो जाता है। इसकी वजह से हवाएं, जल या हिमनद की वजह से मृदा का बहुत ज्यादा अपरदन, मृदा का बहुत ज्यादा कटाव हमें देखने को मिलता है। प्रकृति में हर चीज संतुलन में है, लेकिन मानवीय क्रियाओं के कारण ये संतुलन खराब हो रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत समस्याएं सामना करना पड़ता है। मृदा अपरदन भी एक बड़ी समस्या है। मृदा अपरदन में ही एक बात आती है अवनालिकाएं। अवनालिकाएं इस फोटो में आप देख सकते हो कि जब पानी इस तरह से बहे कि ऐसी नालियां बन जाए, गहरी नालियां, तो उसे कहा जाएगा अवनालिकाएं। और इस अवनालिकाओं की वजह से खेत अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, खेत छोटा होता जाता है, और छोटे खेत पर आपको मालूम होगा कि खेती करना लाभदायक नहीं रहता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, खेती नहीं हो सकती है, इसलिए इसे बोला जाता है उत्खात भूमि, बैड लैंड। और चंबल जिस क्षेत्र में बहती है, उसने ऐसी बहुत सारी गहरी गहरी अवनालिका बनाकर उस क्षेत्र को खराब कर दिया है, तो उस क्षेत्र को बोला जाता है खड्ड भूमि या फिर रेवाइन। बात करते हैं चादर अपरदन की। ये मिट्टी अपरदन का ही एक तरीका है, लेकिन जब मिट्टी की ऊपरी सतह ऐसे चादर के रूप में कटती जाए, हमें मालूम भी ना पड़े, तो उसे बोला जाएगा चादर अपरदन। तो जल जब चादर के रूप में ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, तो ऊपरी मृदा, जो ऊपर की मिट्टी है, वो जल के साथ घुलकर बह जाती है, और मिट्टी की जो ऊपरी पतली परत है वो आगे बह जाती है। मिट्टी जो पीछे वाला हिस्सा बचा हुआ है वो फिर अनुपजाऊ रह जाता है। नेक्स्ट है पवन अपरदन। पवन अपरदन मतलब हवा के माध्यम से मिट्टी का कटाव होना। तो पवन द्वारा मैदानी क्षेत्र हो या ढालू क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, वहां पर मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पवन अपरदन कहलाती है। अब मृदा को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मृदा ही खेती का मुख्य माध्यम है, और खेती से ही एक बड़े पॉपुलेशन, एक बड़ी जनसंख्या के भोजन की आपूर्ति होती है। तो इसीलिए मिट्टी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मिट्टी को प्रमुख रूप से कृषि क्षेत्र में हम कैसे बचाएं, उसके ये तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है समोच्च जुताई, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कंटूर प्लोइंग। मतलब पहाड़ी क्षेत्र में यदि आप खेती कर रहे हैं तो आप इस तरह से हल ना चलाएं, पहाड़ी के ढाल के अनुसार हल ना चलाएं, नहीं तो क्या होगा, आप ऐसे हल चलाओगे, पानी आया, हवा आई, तो उसको जाने की जगह मिल जाएगी, तो वो मिट्टी को काट कर अपने साथ लेकर पहाड़ के नीचे की तरफ ले आएगी। तो ये नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए समोच्च जुताई। मतलब इस तरह से आप जुताई करो, समुच्च रूप से, यानी कि ढाल के परपेंडिकुलर, इस तरह से 90 डिग्री बनाते हुए इस तरह से आप खेती करो। तो बाई चांस ऊपर से पानी आया, हवा आई, तो इसको एक रुकावट मिल जाएगी, स्पीड ब्रेकर मिल जाएगा एक तरीके से, तो उसकी गति कम हो जाएगी, मिट्टी का कटाव अपना बच जाएगा। तो जो ढाल वाली भूमि है उसमें समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल बहाव की गति घटती जाती है। तो आपको समोच्च रेखाओं के समांतर या फिर ढाल के परपेंडिकुलर 90 डिग्री हल चलाना चाहिए, ताकि हवा और जल की गति धीरे हो सके, मिट्टी का कटाव अपना बच सके। नेक्स्ट तरीका है सोपान या फिर सीढ़ीदार खेती। यह क्या होता है? आपने देखा होगा फोटोज में कि ऐसे
पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह से सीढ़ियां बना दी जाती है और उन सीढ़ियों वाले क्षेत्र पर खेती की जाती है। इससे क्या फायदा होगा? वही फायदा, पानी आया या हवा आई तो इस ढाल के माध्यम से, इस कटाव के माध्यम से इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसकी गति कम हो जाएगी और मिट्टी का कटाव बच जाएगा। साथ ही चूंकि ऐसी सीढ़ियां बना दी गई है तो पानी इन सीढ़ियों पर ठहरकर जमीन के अंदर चला जाएगा, तो जमीन में पानी की मात्रा भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी। तीसरा है पट्टी कृषि, जिसे बोला जाता है स्ट्रिप फार्मिंग। मतलब आप खेत को छोटी छोटी पट्टियों में बांटो, एक पट्टी में आप फसल लगाओ, दूसरी पतली पट्टी में आप घास लगाओ। घास लगाने से क्या होगा? बाई चांस आपने फसल काट दी तो लेकिन घास तो बनी हुई है, हवा आई, पानी आई, घास से टकराया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो आपकी जो खुली जमीन है उस पर मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तो बड़े खेतों को छोटी छोटी पट्टियों में बांटा जाता है, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है और ये घास की पट्टियां क्या करती है? हवा या पानी का जो बल आता है उसको कमजोर करती है, मिट्टी को कटाने से बचाती है। एक इंपॉर्टेंट तरीका है मिट्टी के अपरदन, मिट्टी के कटाव को बचने से रोकने के लिए, वो है रक्षक मेखला। इंग्लिश में इसे कहा जाता है शेल्टर बेल्ट। आप अपने खेत के चारों तरफ पेड़ लगा दो, एक रक्षक मेखला लगा दो। बाई चांस हवा आई, पानी आया तो आपकी खेत में वो इतनी तेजी से नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में ये पेड़ खड़े हैं। तो इस पेड़ों की रक्षक मेखला लगाकर आप पवन या फिर पानी की गति को धीरे कर सकते हैं, मिट्टी को कटने से बचा सकते हैं। तो पेड़ों को कतारों में लगाकर पवनों की गति कम करना, पेड़ों को कतारों में लगाकर पवनों की गति कम करने से आपका मिट्टी का कटाव बच जाएगा। और पश्चिमी भारत, मुख्य रूप से जो राजस्थान वाला एरिया है, उसमें रेत के टीलों के स्थिरीकरण करने के लिए भी रक्षक मेखला लगाई जा रही है। रेत के टीले एक जगह से भागकर दूसरी जगह पर ना चले जाए, उपजाऊ भूमि को भी खराब ना कर दे, इसके लिए बीच में ऐसी रक्षक मेखला, पेड़ों का शेल्टर बेल्ट लगाया जाता है। तो ये सारी बातें थी अपने संसाधन एवं विकास से संबंधित। इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, हर पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको मृदा में बताया कि 6 प्रकार की मृदा में किसमें कौन सा केमिकल ज्यादा है, किसमें फॉस्फोरस ज्यादा है, चूना किसमें कम है, ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर को एक साथ बैठकर पूरा रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज कर लिया हाथों हाथ तो दिमाग में लंबे समय तक बना रहेगा। तो आशा है कि आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।